आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 186। उनकी हथेलियां पहले से ही पसीने से तर थीं। बहुत जल्दी राघव मेहरा दौड़कर करीब आया। इस दौरान उन्होंने एक काले कुत्ते को भी राघव मेहरा के पीछे आते देखा। जब उन्होंने कुत्ते को देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि कुत्ते में साधना का कोई भी आभामंडल नहीं था। लेकिन किसी कारणवश कुत्ते की गति वास्तव में राघव मेहरा के साथ बनी रही। उनमें सोचने की शक्ति ही नहीं बची थी। राघव मेहरा को आते देख राजकुमार आदित्य वर्मा अचानक बोले, भागो। ऐसा कहने के बाद वे छहों भागने के लिए तैयार होकर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। लेकिन इस समय जिस बात ने उन्हें विचलित कर दिया वह थिलाल भेड़िया वास्तव में पहले चला। चीखने के बाद वह उनकी ओर दौड़ा। ये गति अत्यंत भयावह है। यह राजकुमार आदित्य वर्मा की आंखें भय से भरी थीं। पलक झपकते ही लाल भेड़िया उसके सामने आ गया। क्या यह मृत्यु होगी? लाल भेड़िए को उनके सामने आने से पहले थोड़ा सा हिलते डुलते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि उसे अपनी किस्मत को स्वीकार करना ही होगा। ये जानवर बहुत ताकतवर है। हालांकि जैसे ही वे अपनी आंखें बंद करने और मृत्यु को स्वीकार करने वाले थे, इसी समय राघव मेहरा की तरफ से एक और जोरदार चीख आई। धिक्कार है, सब लोग, इसे रोको, इसे भागने मत दो। जैसे ही राघव मेहरा पास पहुंचा, उसने राक्षस की दहाड़ सुनी और तेजी से दूसरी तरफ भागा। उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया। इस राक्षस का व्यवहार उस राक्षस के समान ही था जो कुछ समय पहले उन्हें देखकर भाग गया था। हालांकि राघव मेहरा भाग्यशाली था कि राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य 6 इस राक्षस के ठीक सामने थे। आप इसे रोक सकते हैं। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने मूलतः अपनी आंखें बंद कर लेने और अपने भाग्य को स्वीकार करने की योजना बनाई थी। राघव मेहरा की बात सुनकर वे ऐसे स्तब्ध रह गए मानो उनके सिर पर पत्थर से चोट लग गई हो। बड़े भाई, क्या कहा आपने? हालांकि जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ, उससे भी अधिक भ्रमित करने वाली बात घटित हुई। उनकी ओर दौड़ते हुए लाल भेड़िए ने उन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह अत्यंत भयानक गति से पलक झपकते ही उनके पास से भाग गया। वे उस जल्दबाजी वाली मुद्रा से बहुत परिचित थे। क्या वे अभी भागते समय ऐसे ही नहीं दिख रहे थे? लेकिन क्या हो रहा है? राघव मेहरा तेजी से वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने राक्षस को नहीं रोका बल्कि उसे भागने दिया तो उनकी भौहें तन गईं। फिर उसने पलक झपकते ही राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया। अब उन पर भरोसा नहीं किया और उन्हें पकड़ने के लिए फिर से गति बढ़ा दी। देखें कि क्या आप इस राक्षस को पकड़ सकते हैं। लेकिन जल्द ही उसे निराशा में ये पता चला कि राक्षस बहुत तेज था। अंत में ये क्षण भर में गायब हो गया। यहाँ के राक्षस इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? उसने पाया कि भागने की गति उसकी गति से अधिक थी। तार्किक रूप से कहें तो इतनी गति के साथ ताकत भी बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए। तुम क्यों बचना चाहते हो? राघव मेहरा रुक गया। मैं अवाक हूँ। वह कई बार मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला पर गया था और एक बार एक राक्षस से लड़ा था। यहाँ के राक्षस बहुत डरपोक हैं। मुझे सचमुच उम्मीद है कि पिछली बार मुझे बाघ जैसा कोई बहादुर राक्षस मिलेगा। राघव मेहरा बहुत नाराज हुआ। शिकायत करने के बाद वह पलटकर राजकुमार आदित्य वर्मा और बाकियों के पास गया। इस समय उन्होंने पाया कि राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोग अभी भी वहां थे। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने अचानक पाया कि पलक झपकते ही 6 आंखें उस पर पड़ गईं। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य 6 लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह प्राचीन काल का कोई क्रूर पशु हो। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों द्वारा इस तरह से देखे जाने पर राघव मेहरा थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। सब लोग, क्या तुमने मुझे जल्दी से यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? वरना यह अब तक मर चुका होता। राघव मेहरा ने भौहें चढ़ाकर शिकायत की। उसके और यहाँ मौजूद 6 लोगों के लिए इस राक्षस को मारना आसान होना चाहिए।
सामान्यतया इस प्रकार का डरपोक राक्षस निश्चित रूप से बहुत मजबूत नहीं होता है, अधिक से अधिक ये सिर्फ तेज होता है। पिछली बार दोनों बाघ बहुत शक्तिशाली थे। मैंने अनन्या सिंह और बाकी लोगों से सुना था कि एक नवजात आत्मा के पहले स्तर पर था और दूसरा कोर फॉर्मेशन के 8वें स्तर पर। यदि अनन्या सिंह और अन्य लोगों ने उस समय उनका सहयोग किया होता तो इन राक्षसों को मारना कोई समस्या नहीं होती। अब भी उसकी समस्या वही है। ये लोग सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। जब राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने राघव मेहरा की बात सुनी तो उनके दिलों में आघात और भी बढ़ गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा है? वह स्पष्टतः केवल जिंदान स्तर पर है। क्या वह सिर्फ शरीर से बाहर के क्षेत्र में एक राक्षस जानवर का पीछा कर रहा था और वह राक्षस उसे देखकर भाग गया? राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को एक बार आश्चर्य हुआ कि क्या वे चकाचौंध हो गए थे। राघव मेहरा की साधना का स्तर जिंदन स्तर का नहीं बल्कि चुकियाओ स्तर का था, या उससे भी ऊंचा। ये सब उनकी आंखों की समस्या के कारण था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कैसे देखते हैं। राघव मेहरा की साधना का स्तर अभी भी जिंदान स्तर पर है। कोई गलती नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एक संभावना सूझी। क्या ये व्यक्ति कोई बड़ा आदमी हो सकता है, और क्या वह अपनी खेती को छिपाने के लिए किसी खजाने का इस्तेमाल कर रहा है? सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी साधना का स्तर क्या है? राजकुमार आदित्य वर्मा इसे समझ नहीं पाए, इसलिए वे केवल पूछ ही सके। ये सुनकर राघव मेहरा दंग रह गया। क्या तुम मेरी खेती नहीं देख सकते? क्या आपकी कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है? आध्यात्मिक जड़ों के बिना साधना संभव नहीं है, लेकिन बिना किसी साधना के कोई व्यक्ति यहाँ कैसे रह सकता है? ये मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला है। अगर आपका सामना किसी राक्षस से हुआ तो आप मर जाएंगे, है ना? क्या तुम्हें मेरी खेती नहीं दिख रही? राघव मेहरा ने अजीब से चेहरे के भाव के साथ कहा। यदि इन लोगों के पास वास्तव में कोई खेती नहीं थी तो ये सब समझा जा सकता था। अभी अभी इन लोगों ने उस पर चिल्लाकर कहा कि जल्दी आओ, पता चला कि वे गलती से यहाँ घुस आए थे। तभी मेरा सामना एक राक्षस से हुआ। उसे इतनी तेजी से भागते देख मुझे पता चल गया कि वह एक किसान है, इसलिए मैंने मदद के लिए उसे पुकारा और जल्दी आने के लिए चिल्लाया। अभी अभी उन्होंने राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों से राक्षस को रोकने के लिए कहा, लेकिन वे मूर्खतापूर्वक देखते रहे क्योंकि वे केवल नश्वर थे और उनमें इसे रोकने की कोई क्षमता नहीं थी। अब उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि उसने किस तरह राक्षसों को भगाया, और मैं उसके प्रति बहुत आभारी महसूस करता हूँ। बेशक ये सब वही था जो उन्होंने सोचा था, और क्या ये विचार सही थे, यह इस बात पर निर्भर करता था कि राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोग किस प्रकार प्रतिक्रिया देते थे। राजकुमार आदित्य वर्मा ने राघव मेहरा का प्रश्न सुना, निर्णायक रूप से सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी वास्तविक साधना का स्तर नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद राघव मेहरा ने असली शब्द को नज़रअंदाज कर दिया। राजकुमार आदित्य वर्मा को ये कहते हुए देखकर कि वे इसे नहीं देख सकते, उन्होंने तुरंत अपने अनुमान की पुष्टि कर दी। निश्चित रूप से मैं इसे नहीं देख सकता। तब सब कुछ समझ में आता है। राघव मेहरा ने राजकुमार आदित्य वर्मा की ओर देखा और कहा, मैं समझ गया। अरे तुम भी, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अभी जो राक्षस आया था वह मेरे लिए शक्तिशाली नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए तो वह एक आपदा थी। भविष्य में यहाँ न आना ही बेहतर है। राघव मेहरा की बात सुनकर राजकुमार आदित्य वर्मा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये व्यक्ति सचमुच बहुत मजबूत है। शरीर से बाहर के क्षेत्र में एक राक्षस जानवर वास्तव में मजबूत नहीं है। ये प्रथम स्तर की जिंदन खेती वास्तव में नकली है। अभी अभी मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघव मेहरा की ताकत के बारे में जानने के बाद राजकुमार आदित्य वर्मा ने निर्णायक रूप से राघव मेहरा को प्रणाम किया, और जब उसने देखा कि राघव मेहरा ने उसे उसकी साधना के स्तर के बारे में नहीं बताया तो उसने और पूछने की हिम्मत नहीं की। राघव मेहरा ने यह बात सुनी और शांतिपूर्वक वरिष्ठ शब्द बोलना जारी रखा। इसमें किसी प्रकार की असंगति की भावना नहीं है। आखिरकार वह पहले से ही एक किसान है और ये सिर्फ नश्वर हैं।
ये जगह अभी भी बाहर से कुछ दूरी पर है। ऐसा क्यों न हो, मैं एक अच्छा इंसान बनकर तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। इतना कहकर राघव मेहरा उन्हें बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वापसी के रास्ते में राक्षसों का सामना होने की संभावना है। ये सुनकर राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने पुनः कृतज्ञता व्यक्त की। राघव मेहरा ने नेतृत्व संभाला और आगे बढ़े। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोग राघव मेहरा की पीठ की ओर देखते हुए सोच रहे थे। उनमें से एक ने राजकुमार आदित्य वर्मा के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार, क्या आपने इस व्यक्ति के विशिष्ट साधना स्तर को देखा है? राजकुमार आदित्य वर्मा ने अपना सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, लेकिन यह निश्चित रूप से आउट ऑफ बॉडी स्टेज से अधिक मजबूत है। राक्षस अभी शरीर से बाहर के स्तर पर था, तो यह व्यक्ति आत्मा विच्छेदन के स्तर का होना चाहिए। मैंने सुना है कि इस पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक आत्मा विच्छेदन स्तर का राक्षस है। अगर यह राक्षस बाहर आ जाए तो शायद हम इस व्यक्ति की शक्ति का परीक्षण कर सकें। आदमी फुसफुसाया। ये सुनकर राजकुमार ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। यदि आत्मा विच्छेदन क्षेत्र में एक राक्षस जानवर आया तो क्या होगा यदि इस व्यक्ति की ताकत राक्षस जानवर के रूप में पर्याप्त मजबूत नहीं थी? तो क्या वे मर नहीं गए होंगे? कई लोग राघव मेहरा के पीछे पीछे आगे बढ़े। राघव मेहरा ने अपने सामने के माहौल को देखा और महसूस किया कि यह बहुत परिचित था। ये स्थान उस स्थान के बहुत निकट होना चाहिए जहां अमर की मृत्यु हुई थी। राघव मेहरा कुछ बुदबुदाया और फिर आगे चलने लगा। इस समय उसने स्वयं को उस स्थान पर पाया जहां अभी अभी अमर की मृत्यु हुई थी। लेकिन इस क्षण वह अचानक रुक गया। मेरे सामने रक्त से सनी भूमि पर एक विशाल राक्षस खड़ा था। यह एक बाघ है जिसके सिर पर लाल लपटें हैं। ये बाघ बहुत बड़ा नहीं था तथा इसका आकार उस भूरे बाघ के समान था जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। लेकिन इस बाघ को देखकर उसे ऐसा लगा कि वह और भी अधिक क्रूर लग रहा है। अपने सामने राक्षस को देखकर राघव मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये बाघ काफी अजीब है, इसके सिर पर लाल आग का गोला है। क्या हो रहा है? राघव मेहरा के रुकने पर राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य 6 लोग जो राघव मेहरा का पीछा कर रहे थे वे भी रुक गए। तभी उन्हें सामने बाघ दिखाई दिया, लेकिन जब उन्होंने बाघ को देखा तो उनके दिल की धड़कन अचानक रुक गई। एक क्षण के लिए मेरी सांस रुक गई। एक क्षण में उनके पैरों की शक्ति समाप्त हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। बिल्कुल नहीं। अपने सामने बाघ को देखकर उनके शरीर जोर जोर से कांपने लगे। उसका पूरा चेहरा भय से भर गया था। यह एक समलन स्तर का राक्षस जानवर निकला। ये शरीर से बाहर के क्षेत्र से 2 क्षेत्र ऊंचा है। राघव मेहरा ने राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य 6 लोगों के दुर्व्यवहार पर भी ध्यान दिया। उसने स्वर्ण पंख वाला अमर हथियार उठाया और गहरी आवाज में कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जब राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने राघव मेहरा की बात सुनी तो उनका कांपना अचानक बंद हो गया। वे भ्रमित थे। क्या वरिष्ठ, ये समलन क्षेत्र में एक राक्षस जानवर है? अब ये शरीर से बाहर वाली स्थिति नहीं रही। क्या आपको यकीन है कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं? राघव मेहरा ने अपने सामने खड़े राक्षस को बिना देखे भागते हुए देखा और इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। ये राक्षस भागा नहीं तो इसमें कुछ ताकत तो होगी ही। उसे सावधान रहना होगा। और यह आंतरिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए ये राक्षस बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक ये नवजात आत्मा चरण में है। यदि वह इसमें गंभीर संघर्ष करता है तो उसे इससे निपटने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार मार्शल आर्ट और शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास करने के बाद वह कल की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। राघव मेहरा धीरे धीरे पास गया, लेकिन राक्षस फिर भी नहीं हिला। राघव मेहरा ने पाया कि इस राक्षस की आंखों में मानव जैसी घृणा थी। ये राक्षस अभी अभी इस पर्वत श्रृंखला के पास से गुजरा है और इसका यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ हाल ही में भूकंप आया है। इस समय उन्होंने राघव मेहरा और अन्य लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। मैं भूखा था, इसलिए मैंने अपने दरवाजे पर पहुंचाए गए भोजन को खाने का निर्णय लिया। ये राघव मेहरा और अन्य लोगों को पीट पीट कर मार डालने के लिए तैयार था।
जब राघव मेहरा ने देखा कि राक्षस अभी भी नहीं हिला है और वह पहले से ही एक निश्चित दूरी के करीब है, तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और क्रोध करना शुरू कर दिया। जियो है ही, चलो, ये कहकर वह पूरी गति से आगे की ओर दौड़ा। इस समय काला अजगर अपने चेहरे पर एक अजीब भाव लिए बाहर निकल सकता था। जैसे ही काला अजगर आगे बढ़ा, अजगर की शक्ति पुनः प्रकट हो गई। ठीक उसी तरह एक फ्यूजन लोक का राक्षस जो पहले स्थिर खड़ा था और राघव मेहरा और अन्य को मारकर खाना चाहता था, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगले ही क्षण वह दहाड़ा, तेज गति से घूमा और पीछे भाग गया। इसकी गति बिजली की तरह थी और यह पलक झपकते ही गायब हो गई। भयावह बात यह थी कि उसने अपने सामने के पेड़ों को चकमा नहीं दिया या उनसे बच नहीं पाया, बल्कि सीधे उनसे टकरा गया, मानो उसने अपना दिमाग खो दिया हो। हालांकि पेड़ उसके भयानक शरीर के नीचे झाग की तरह गिर गए। इसने एक खाली सड़क को ध्वस्त कर दिया। ये दृश्य देखकर राघव मेहरा दंग रह गए। जब राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोग ये दृश्य देख रहे थे, तो उनके जबड़े अचानक उखड़ गए। राघव मेहरा का मन इस समय सचमुच थोड़ा अस्पष्ट था। क्या हो रहा है? जब मैंने इस राक्षस को देखा, उसे लगा कि यह राक्षस इतना सरल नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये राक्षस इतने करीब होने पर भी भागा नहीं। उसने सोचा कि वह इस राक्षस का उपयोग करके देख सकता है कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद वह कितना शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। राक्षस वास्तव में दंगा करते समय पीछे मुड़ा और भाग गया, और जिस तरह से वह भागा वह बहुत ही भयानक था। रास्ते में गिरे पेड़ों को देखकर राघव मेहरा अपनी सांस रोक नहीं पाए। इस राक्षस का भौतिक शरीर किस हद तक ऐसा हो गया है? क्या इससे दर्द नहीं होता? और यह गति बहुत डरावनी है, कम से कम नवजात आत्मा चरण से ऊपर। लेकिन अगर ऐसा होता तो भागने की कोई जरूरत ही नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी दृष्टि की बग वास्तव में राक्षसों पर भी काम करती है, मनुष्यों से भी अधिक? राघव मेहरा ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा। इतने सारे राक्षसों का सामना करने के बाद उसने पाया कि उसके साथ लड़ने वाले 2 राक्षसों को छोड़कर बाकी सभी राक्षस भाग गए थे। पहले तो उसने सोचा कि ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि राक्षस डरपोक था, लेकिन अब ये राक्षस स्पष्ट रूप से डरपोक नहीं है। आखिरकार गति इतनी भयानक है, ताकत भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तब आप तभी डरेंगे जब आप सचमुच कुछ भयानक देखेंगे। इस विश्लेषण के आधार पर यह दृश्य बग राक्षसों में होने की अधिक संभावना है। मनुष्यों के लिए इसे सक्रिय करने के लिए उन्हें मोहनपाल के साथ कुछ संबंध बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन राक्षस जानवरों को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है और इसे सक्रिय करने की संभावना स्पष्ट रूप से बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे राघव मेहरा ने इस बारे में सोचा, उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनका विचार सही था। उन्होंने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान भी दिखाई। जहां तक दृश्यात्मक बग को ट्रिगर करने वाले मुख्य बिंदु का सवाल है, तो उसने महसूस किया कि इसका संबंध राक्षस से उसकी एक निश्चित दूरी से था। जब भी वह राक्षसों की ओर भागने वाला होता, राक्षस घबराकर भाग जाते। ये सोचने के बाद राघव मेहरा ने पलटकर राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों की ओर देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे सामने कोई भी राक्षस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि महायान राक्षस भी नहीं। राघव मेहरा ने अपना सिर ऊंचा और छाती बाहर की ओर उठाई हुई थी। वह बहुत घमंडी लग रहा था। वह उठा हुआ सिर मानो कह रहा हो, मैं अद्भुत हूँ। राघव मेहरा को लगा कि यह उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए उन्हें ऐसा करना ही था। देखो, अभी अभी जब राक्षस भाग गया तो कितना आश्चर्य हुआ। इसके अलावा राघव मेहरा को राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों द्वारा अपनी पोल खुलने का डर नहीं था। आखिरकार वे सब नश्वर थे और ये देख नहीं सकते थे। हे, इस बार उसे लगा कि वह परिपूर्ण होने का नाटक कर रहा है। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य 6 लोग अभी भी जमीन पर बैठे थे। मेरा सिर भिन-भिना रहा था। उन्होंने पाया कि उनके जबड़े सुन्न हो गए थे। घूरते घूरते मेरी आंखें सूख गई थीं। लेकिन इस समय जब उन्होंने राघव मेहरा को ये कहते सुना, यदि महायान क्षेत्र से कोई आ भी जाए तो भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, तो वे अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। विशेषज्ञ,
पता चला कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप अपनी खेती को क्यों छिपाना चाहते हैं? राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोग वास्तव में भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि राघव मेहरा ऐसा क्यों है। उनके सामने तो वह स्पष्ट रूप से बहुत दिखावटी था, लेकिन उसने अपनी साधना का स्तर ऐसा क्यों बनाया जैसे वह जिंदान स्तर पर हो। राघव मेहरा उनके पास गए और उन्हें एक एक करके ऊपर आने में मदद की। ठीक है, मुझे बाद में कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले बाहर निकालता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ये पर्वत श्रृंखला बहुत खतरनाक है, इसलिए यहाँ दोबारा मत आना। राघव मेहरा ने गंभीरता से चेतावनी दी। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को पहले तो राघव मेहरा की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे इस पर्वत श्रृंखला से बहुत परिचित हैं और यहाँ कई बार आ चुके हैं। जब तक आप आंतरिक घेरे में नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वे इस पर विश्वास करते हैं। अरे, अभी अभी उन्हें फ्यूजन क्षेत्र में एक राक्षस जानवर का सामना करना पड़ा। तुम्हें पता है, यह अफवाह है कि इस पर्वत श्रृंखला में आत्मा विच्छेदन क्षेत्र में केवल राक्षस जानवर हैं। सौभाग्य से उनके साथ यहाँ एक स्वामी है, अन्यथा वे शायद अब तक मर चुके होते। राजकुमार आदित्य वर्मा ने तुरंत सिर हिलाया और वादा किया कि वह इस पर्वत श्रृंखला में फिर कभी पैर नहीं रखेंगे। राघव मेहरा ने उसकी ओर ऐसे देखा और सिर हिला दिया। एक नश्वर प्राणी के रूप में कुछ सामान्य पहाड़ों पर जाना ठीक है, ये वास्तव में आपके लिए जगह नहीं है। इसी तरह राघव मेहरा राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को बाहर ले जाने में लगे रहे। राक्षस ने अभी अभी उनके लिए एक रास्ता खोला है जो बाहर की ओर जाता है, इसलिए अब उन्हें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वे बस इस रास्ते पर चल सकते हैं। अंततः वे बाहर चले गए। ये देखकर कि सड़क बाहर की ओर जाती है, राघव मेहरा की भौहें तन गईं। क्या ये राक्षस इसी पर्वत श्रृंखला से नहीं है? राघव मेहरा को सचमुच डर था कि यह राक्षस उस जगह पर भाग जाएगा जहां आसपास लोग हैं और लोगों को खा जाएगा। आखिरकार राक्षस अपना खूनी स्वभाव तो नहीं बदल सकते। अगर वे भूखे हों तो गांव के सभी लोगों का कत्लेआम कर सकते हैं। इस बारे में सोचने के बाद राघव मेहरा के पास कोई समाधान नहीं था। राक्षस वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और वह उसे केवल अपनी दृश्य शक्ति से ही डरा सकता था। इसके अलावा वह राक्षस को ढूंढ नहीं सका, इसलिए चाहकर भी वह उसके बारे में कुछ नहीं कर सका। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मुझे कुछ और काम है और मुझे वापस अंदर जाना है। बाद में मिलते हैं। इतना कहकर राघव मेहरा राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों से बात किए बिना ही वापस चले गए। वे तो बस नश्वर हैं और मुझे डर है कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ज्यादा बात करना तो बस बकवास होगा। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोग उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने राघव मेहरा को साफ सुथरे और करीने से पहाड़ों की ओर लौटते देखा और वे केवल विस्मय से उसकी पीठ को देख सकते थे। यह एक मास्टर की शैली है। आप कितने मजबूत हो गए हैं, सीनियर, राजकुमार आदित्य वर्मा ने बड़ी भावुकता से कहा। ये सुनने के बाद अन्य लोग भी इस बारे में बात करने लगे। सीनियर ने अभी कहा कि अगर महायान स्तर का कोई राक्षस भी आ जाए तो भी वह हमारी रक्षा कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर महायान के शिखर पर हो? ये सही है, केवल एक ऐसा स्वामी ही ऐसे दबंग शब्द कह सकता है। मुझे लगता है कि अभी जो कंपन हुआ है वह सीनियर द्वारा छोड़ा गया होगा। और क्या आपने अभी खून और मांस का वह तालाब देखा? किसी इंसान या राक्षस को इस तरह पीटने के लिए इंसान किस स्तर तक पहुंच गया होगा? अंत में प्रिंस आदित्य वर्मा ने कहा, हो सकता है कि हमें इस स्तर का बॉस फिर कभी न देखने को मिले। यह अफसोस की बात है कि मैंने अपना आभार ज्यादा व्यक्त नहीं किया। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो, आज हमने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है और जीवन का सही अर्थ समझा है। मुझे आशा है कि भविष्य में सभी और भी मजबूत बनेंगे ताकि वे अपनी नियति को मजबूती से समझ सकें। जल्द ही एक प्रतियोगिता भी होने वाली है, इसलिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारा केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी है, इशिका सिंह और बाकी सब। राजकुमार आदित्य वर्मा ने गंभीर भाव से कहा। अन्य लोगों ने गंभीरता से, सैनिकों की तरह गंभीर भाव से सिर हिलाया। ऐसा कहकर वे छहों शाही शहर की ओर उड़ चले।
यदि उन्हें पता होता कि एक और टीम है जो काफी मजबूत है और उनमें से एक वह वरिष्ठ है जिसका उन्होंने अभी उल्लेख किया था, तो वे शायद फिर से वही भाव प्रकट करते। राघव मेहरा मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला पर लौट आए और राक्षसों की खोज जारी रखी। ये जानने के बाद कि राक्षसों के मामले में भी उसके पास दृश्य कीड़े होंगे, उसने अचानक पैसा कमाने का एक और तरीका सोचा। वैसे भी कई राक्षस काफी बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वह इन राक्षसों की मदद लेने के लिए इस दृश्य बग का उपयोग कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग जो उसकी दृश्य क्षमता के कारण मूर्ख बन गए थे, ने उसे चीजों को संभालने में मदद की। राघव मेहरा को अभी भी देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों के प्रति थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह उनसे ज्यादा कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बात तो ये कि वह उसका स्वभाव ही था, उसे दूसरों पर कुछ भी कर्ज लेना पसंद नहीं था। दूसरे, मुझे डर था कि दृश्य बग अब देवेंद्र मुर्मू और अन्य पर काम नहीं करेगा और वे मुक्कों के तूफान से जवाबी हमला करेंगे। लेकिन राक्षस अलग हैं। राक्षस का सामना करते समय उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती थी और वह जो चाहता था मांग लेता था। न ही भविष्य में राक्षसों के वापस आकर प्रतिशोध लेने का कोई डर है। राक्षसों के पास कुछ मृत साथी जरूर होंगे और उनके बारे में मूल्यवान चीजें केवल उनकी हड्डियां और फर हैं। हे, पहले उन्हें डराओ, फिर उन्हें ढूंढने के लिए रास्ता दिखाने पर मजबूर करो। क्या ये पर्याप्त नहीं है? राघव मेहरा ने जब इस विधि के बारे में सोचा तो उन्होंने तुरंत प्रयोग करना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आइए पहले एक राक्षस को खोजें। इस समय मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला अत्यंत शांत है। राक्षसों की दहाड़ें बहुत कम हो गईं। इसका संबंध कुछ समय पहले घटित हुई घटना से होना चाहिए। राघव मेहरा ने कुछ देर तक खोज की और अंततः एक पहाड़ी के सामने एक राक्षस को पाया। यह एक काला भालू है। ये बहुत लंबा है और इसके मुंह के आगे 2 लंबे नुकीले दांत हैं। ये वहां खड़ा था, राघव मेहरा से कई गुना ऊंचा। जब राघव मेहरा ने काले भालू को देखा तो वह अचानक रुक गया। वह इसकी खेती का स्तर नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। इस जगह पर उसे जो भी चीज मिलेगी वह ज्यादा मजबूत नहीं होगी। राघव मेहरा हिचकिचाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पाया कि राक्षस उन्हें देखने के बाद भी स्थिर रहा और उन्हें पता था कि दृश्य कीड़ा सक्रिय नहीं हुआ था। वह केवल आगे ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन बदले में उसे एक क्रोधित दहाड़ मिली। दहाड़ बहुत तेज थी। काले भालू ने जब अपना मुंह खोला तो मछली जैसी गंध राघव मेहरा तक पहुंची, जिससे उसकी भौहें तन गईं। कोई ट्रिगर नहीं। राघव मेहरा ने भौहें चढ़ाईं। चूंकि यह मामला है, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग केवल अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए ही कर सकता है। राघव मेहरा सीधे आगे बढ़े। काले अजगर को राघव मेहरा के चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी और वह सीधे बाहर निकल गया। राघव मेहरा ने सोचा कि काला भालू भाग नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपने हाथ में सुनहरे पंख वाला जादुई हथियार पकड़ लिया और सबसे शक्तिशाली हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय काले भालू के हाव भाव अचानक बदल गए। जोर से दहाड़ने के बाद वह पलटा और उसके पीछे भागने की कोशिश की। राघव मेहरा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें हरी हो गईं, मानो उसने कुछ सोच लिया हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? अगर तुमने फिर से हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राघव मेहरा जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज बहरा कर देने वाली थी। उसकी बात सुनकर काला भालू अचानक रुक गया। फिर वह मुड़ा और राघव मेहरा की ओर ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा किसी बुरे चाचा को देख रहा हो। उसका शरीर अभी भी जोर जोर से कांप रहा था। वास्तव में इसका ध्यान मुख्यतः काले ड्रैगन पर था। जब राघव मेहरा ने देखा कि काला भालू सचमुच रुक गया है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये काम करता है। और अब उसने अपने दृश्य बग के सक्रियण स्विच के बारे में भी सोचा। इसे इन राक्षसों की ओर दौड़ना चाहिए। उसे अभी अभी इसका एहसास हुआ। ये संबंध बताता है कि कुछ समय पहले जब राक्षस उससे टकराया था तो वह क्यों भाग गया था। तो ये करीब दौड़ने के बारे में है। बहुत अच्छा, मुझे सार मिल गया। राघव मेहरा बहुत खुश था। इस वक्त उसने अपने हाथ पीछे करके एक्सपर्ट होने का नाटक करना शुरू कर दिया। अगर तुम मरना नहीं चाहते जानवर, तो मेरी बात सुनो।
अगर समझ में आ गया तो अपना सिर हिलाओ। ब्लैक बेयर ने जिंदन स्टेज बॉय राघव मेहरा के ठीक बगल में खड़े ब्लैक ड्रैगन को देखा और राघव मेहरा ने सचमुच ऐसे शब्द कहे। इस समय वह डर और घबराहट में बस सिर हिला सका। ये देखकर कि काला भालू काफी बुद्धिमान है, राघव मेहरा ने आगे कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे किसी मरे हुए राक्षस की लाश ढूंढने ले जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें मारना होगा। जब ये शब्द बोले गए तो ब्लैक बेयर दंग रह गया। फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसे ये तो नहीं पता था कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे यह पता था कि उसका भागना बेकार है। ये निश्चित था कि काले कुत्ते के लिए इसे मारना आसान होगा। जब राघव मेहरा ने देखा कि काले भालू ने सचमुच सिर हिलाया है तो उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, आगे बढ़ो। और ऐसे ही एक अजीब दृश्य सामने आने लगा। मैंने देखा कि एक विशाल काला भालू सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे एक आदमी और एक कुत्ता थे। तीनों में अत्यंत सामंजस्य है। अगर कोई यहाँ होता तो उसे सदमा लग जाता। राघव मेहरा को यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ देर चलने के बाद, अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले, राघव मेहरा का सामना एक और राक्षस से होगा। ये वही लाल भेड़िया है जो कुछ समय पहले ही शरीर से बाहर की अवस्था में पहुंचा था। जब लाल भेड़िए ने काले भालू को देखा तो उसने काले भालू का शिकार करके उसे खाना चाहा, आखिर वह भी भूखा था। काले भालू को भी आश्चर्य हुआ जब उसने इस राक्षस जानवर को शरीर से बाहर की अवस्था में देखा, लेकिन वह अपने पीछे राघव मेहरा और काले अजगर को नहीं भूला था, इसलिए उसने जल्दी से रास्ता बनाया और राघव मेहरा और काले अजगर को प्रकट कर दिया। जब राघव मेहरा ने लाल भेड़िए को देखा तो उसका चेहरा अजीब लग रहा था। ये तो भाग्य है। लाल भेड़िए ने इस समय राघव मेहरा और काले अजगर को भी देखा। इस समय वह पूरी तरह से भ्रमित था। लाल फर अचानक कांप उठा। तुरंत ही वह पलट गया और भागने के लिए तैयार हो गया। जब राघव मेहरा ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक जोर से चिल्लाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अभी काले भालू को डराया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? अगर तुमने फिर से भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। आवाज इतनी तेज थी कि काला भालू भी उसे सुनकर चौंक गया। भालू का पित्ताशय लगभग फट गया। शरीर से बाहर की अवस्था में राक्षस जानवर को अचानक मरने दो। बहुत डरावना। रेड वुल्फ, जो भागना चाहता था, राघव मेहरा की बात सुनकर फिर से कांप उठा। फिर वह नहीं बच पाया। ये डरा हुआ था। उसे ये तो नहीं पता था कि राघव मेहरा के पास उसे अचानक मरवाने का कोई तरीका है या नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि काला कुत्ता ऐसा जरूर कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे बच निकला। तार्किक रूप से कहें तो जो आदमी इतनी भयानक ड्रैगन शक्ति उत्सर्जित कर सकता है वो जरूर बहुत शक्तिशाली होगा। राघव मेहरा लाल भेड़िए को देखकर सचमुच डर गया। उसकी आंखें टॉर्च की तरह चमक रही थीं। एक और डर, हा, भाई बहुत प्रतिभाशाली है। राघव मेहरा एक विशेषज्ञ की तरह आगे बढ़े और ब्लैक बेयर से जो कुछ कहा था उसे दोहराया। ये सुनने के बाद रेड वुल्फ ने बहुत ही बुद्धिमानी से सिर हिलाया। वह बहुत भयभीत लग रहा था। इस दौरान उसकी नज़र काले अजगर पर भी पड़ी। ब्लैक ड्रैगन अब अवाक था, लेकिन उसने राघव मेहरा को उजागर नहीं किया। लाल भेड़िए को इस तरह देखकर उसने एक आवाज़ भेजी, यह अस्तित्व अत्यंत भयानक है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञा मानो, अन्यथा तुम मर जाओगे। इसने राघव मेहरा के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। कोई रास्ता नहीं था। वह सचमुच अब इस उजाड़ पहाड़ पर नहीं रहना चाहता था। हे, शहर में रहना बेहतर है, जहां आप सुंदर लड़कियां देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा हुआ करता था और आसानी से शहरों में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब जब वह कुत्ते में बदल गया है तो उसे यह काफ़ी सुविधाजनक लगता है। और यह भी पता चला कि शाही शहर में कुछ लड़कियां, वाह, बहुत ही खुले कपड़े पहन रही थीं। ये सचमुच आंखों को बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में उसे पहले कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि उसका ऐसा कोई शौक भी है। ऐसा लगा कि यह विशेष आदत संभवतः इस तथ्य से संबंधित थी कि उसने बहुत सारा ड्रैगन सार पचा लिया था। खैर, अधिक आत्मविश्वास रखें और उन दो शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए।
मैं निश्चित रूप से विकृत नहीं हूँ, कदापि नहीं। ब्लैक ड्रैगन की बात सुनकर रेड वुल्फ की खोपड़ी सुन्न हो गई। बॉस, आपका मतलब है कि यह व्यक्ति आपसे अधिक शक्तिशाली है? यह काले अजगर की बातें सुनकर लाल भेड़िए का शरीर फिर कांप उठा। उसे ऐसा लग सकता था कि अगर काला अजगर उसे मारना चाहे तो ये बेहद आसान होगा। अब ब्लैक ड्रैगन ने वास्तव में इस व्यक्ति को अस्तित्व कहा, जो बहुत युवा दिखता था और जिसकी साधना केवल जिंदन चरण तक ही सीमित लगती थी। तो वह कितना ताकतवर है? इस समय उसने काले अजगर को देखा और पाया कि काले अजगर में साधना की कोई आभा नहीं थी और वह भी एक कुत्ता था। अचानक मुझे फिर से डर लगने लगा। ऐसा अस्तित्व साधना के बिना नहीं हो सकता, और ऐसे प्राणी को इस व्यक्ति के सामने कुत्ते में बदलना पड़ता है। ये सम्मान की हानि है। ये कल्पना करना आसान है कि यह विशालकाय व्यक्ति कितना भयानक होगा जो जब भी बोलता है स्वयं को देवता कहता है। वह बहुत हैरान हुआ और अंत में राघव मेहरा की ओर बड़े सम्मान से देखा। राघव मेहरा को बहुत गर्व महसूस हुआ जब उसने देखा कि लाल भेड़िया भी उससे डर गया था। ठीक इसी तरह एक लाल भेड़िया काले भालू का पीछा करने लगा। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। उनके जाने के कुछ ही देर बाद उनका सामना एक और राक्षस से हुआ। इस राक्षस का स्तर लाल भेड़िए जितना ऊंचा नहीं है, ये केवल नवजात आत्मा स्तर पर है। इस बार राघव मेहरा नहीं हिला, लेकिन रेड वुल्फ हिल गया। वह अचानक राक्षस के सामने आया और उसे राघव मेहरा के पास ले आया। राघव मेहरा को लाल भेड़िए को इस तरह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह आदमी बहुत अच्छा है, नौकर बनने के लिए उपयुक्त। ठीक इसी तरह राघव मेहरा ने एक और धमकी दी और एक और राक्षस को अपने शिविर में शामिल कर लिया। कुछ देर तक टहलते रहे। काला भालू अंततः राघव मेहरा को एक गुफा में ले आया। राघव मेहरा के आदेश के तहत अन्य राक्षस गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे। राघव मेहरा और काला ड्रैगन एक साथ प्रवेश किया। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि राक्षसों का निवास स्थान होने के बावजूद ये गुफा अभी भी काफी साफ है। हालांकि यहाँ घना अंधेरा था और राघव मेहरा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वह केवल अपनी अंगूठी से एक दीपक ही निकाल पाए। भालू की मान से आगे निकलने के बाद काला भालू राघव मेहरा को गुफा में और भीतर ले जाने लगा। अंततः हम गुफा के अंत तक पहुंच गए, जो बिल्कुल खाली थी। हमारे सामने राक्षसों की 5 लाशें हैं। ये भालू नहीं है, इसके बजाय वे अन्य राक्षस थे जिनके सिर कुचल दिए गए थे। राघव मेहरा ने इन राक्षसों को अजीब भाव से देखा। जाहिर है ये राक्षस बहुत पहले नहीं मरे थे। इसमें से कुछ भी सड़ा नहीं। मेरा अनुमान है कि यह काला भालू शीत निद्रा की तैयारी कर रहा है। राघव मेहरा खांसते हुए बिना किसी शिष्टाचार के राक्षस को ले गए। राक्षस को ले जाते समय राघव मेहरा को अचानक एक कोने में कुछ चमकदार वस्तुएं मिलीं। हो, राघव मेहरा जांच करने के लिए आगे आए। अगर उन्होंने इसे न देखा होता तो भी ठीक था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह दंग रह गए। ये वास्तव में कई भंडारण रिंग हैं। उसने जल्दी से उसे उठाया और जांच की कि अंदर क्या है। मैंने पाया कि अंदर की चीजें अभी भी वहीं थीं। जांच करने पर मुझे पता चला कि अंदर 1000 से अधिक स्पिरिट स्टोन थे। यह राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं। अचानक मिली इस अप्रत्याशित उपलब्धि से वह थोड़ा अभिभूत हो गया। राघव मेहरा ने यह भी पाया कि यहाँ कुछ अन्य वस्तुएं भी रखी हुई थीं, लेकिन वे सभी बेकार धातु या पत्थर थे। साथ ही राक्षसों के कुछ अवशेष भी थे। यह कचरा घर नहीं हो सकता। काले भालू ने अन्य राक्षसों को खाने के बाद बाकी कचरा यहाँ फेंक दिया। चूंकि ये राक्षस अंगूठी की स्थिति की जांच नहीं कर सकते, इसलिए वे इसे केवल कचरे के रूप में फेंक सकते हैं। ये सोचकर राघव मेहरा को भी पता चल गया कि अंगूठी कहाँ से आई है। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि राक्षस ने एक मानव को जीवित निगल लिया था और अंगूठी उसके पेट में पच नहीं सकी, इसलिए वह राक्षस के पेट में ही रह गई। राक्षस को काले भालू ने खा लिया और बचे हुए टुकड़ों को इस कोने में फेंक दिया। इस मामले में राघव मेहरा ने गुफा के बाहर देखा। गुड़गल, उसने निगल लिया। अचानक उसके पास पैसा कमाने के अन्य तरीके आ गए। तुम अभी भी राक्षस की लाश क्यों ढूंढ रहे हो? यदि उसका किसी राक्षस से सीधा सामना हो जाए तो वह राक्षस को अपने साथ अपने घर में ले जा सकता है।
शायद वहाँ की स्थिति भी यहाँ जैसी ही है। इससे राक्षसों की लाशें बेचने से कहीं अधिक पैसा कमाया जा सकता है। राघव मेहरा का पूरा शरीर झरने के पानी में तैरने लगा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं खुद को प्रतिभाशाली महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, भाग्य बनाने के लिए तैयार हो जाओ। राघव मेहरा ने आज इस पर्वत श्रृंखला में सभी राक्षसों की मांदों का दौरा करने का फैसला किया। राघव मेहरा ने काले भालू को देखा और सोचा कि इन राक्षसों के होते हुए उसे लाल भेड़िए को डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे उसने उसे डराने की कोशिश की थी। ये राक्षस दूसरे राक्षसों को डराने में उसकी मदद कर सकते हैं। इस तरह वह बहुत समय बचा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें आज मेरी सेवा में रहना होगा और मेरा अनुसरण करना जारी रखना होगा। इतना कहकर राघव मेहरा गुफा से बाहर चला गया। काले भालू को यह नहीं पता था कि राघव मेहरा उसे अपने पीछे क्यों लाना चाहता है, लेकिन उसे लगा कि इस स्तर का व्यक्ति जानवर से झूठ नहीं बोलेगा। गुफा से बाहर निकलने के बाद राघव मेहरा ने अन्य 2 राक्षसों को देखा और उन्हें एक व्याख्यान दिया। इस तरह एक आदमी, एक कुत्ता और 3 जानवर दूसरी दिशा में जाने लगे। बाद में राघव मेहरा लाल भेड़िए की मांद में गया। लाल भेड़िए की मांद में राघव मेहरा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस लड़के ने काले भालू की तुलना में 2 गुनी भंडारण रिंगें फेंकी थीं। उसने सामग्री की जांच की। वहां लगभग 3000 आत्मा पत्थर हैं। अन्य वस्तुओं को मिलाकर उन्हें बेचने के बाद उसके पास 1000 स्पिरिट स्टोन होने चाहिए। सिर्फ इस एक यात्रा से उसने कुल 4000 स्पिरिट स्टोन अर्जित किए। लाल भेड़िए से निपटने के बाद राघव मेहरा भेड़िए की मांद से निकलकर अगले राक्षस की मांद की ओर तेजी से बढ़ा। वह रातों रात अमीर बनने जा रहा है। यदि रास्ते में उन्हें किसी राक्षस का सामना करना पड़ता तो राघव मेहरा रेड वुल्फ और अन्य को उनसे निपटने देते। बेशक अगर लाल भेड़ियों से कमजोर राक्षस हैं तो लाल भेड़ियों से ज्यादा ताकतवर राक्षस भी होंगे। इस समय राघव मेहरा अचानक रुक गया। उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा राक्षस देखा। लाल भेड़िए राघव मेहरा के आगे आगे चल रहे थे। वे पूरे रास्ते बेहद घमंडी थे और जो भी राक्षस उन्हें दिखता उसे धमकाते रहते। लेकिन अब वे झुके हुए और कांप रहे थे। सामने एक बड़े पेड़ के नीचे एक हरा सांप कुंडली मारे बैठा था। राघव मेहरा और राक्षसों के एक समूह को देखने के बाद हरे सांप की बड़ी लालटेन जैसी आंखें अचानक खुल गईं। हरे रंग की रोशनी से आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई। वह खड़ा हो गया और पेड़ से भी ऊंचा हो गया। एक राक्षस देवता की तरह वह राघव मेहरा और राक्षसों के एक समूह को नीची नजर से देखता था। राघव मेहरा ने उस विशाल राक्षस को देखा, पलकें झपकाईं और थोड़ा डर गया, क्योंकि उसने पाया कि इस राक्षस के सामने वह एक वयस्क और एक बच्चे की तरह था। राघव मेहरा अभी भी इस राक्षस का स्तर नहीं बता सका, लेकिन उसे लगा कि इस राक्षस का स्तर कम नहीं होना चाहिए। लाल भेड़ियों की डरपोक सूरत देखकर राघव मेहरा ने दांत पीस लिए और बाहर भागने के लिए तैयार हो गया। देखें कि क्या आप दृश्य बग को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, इससे पहले कि वह हिल पाता, जैसा कि उसने सोचा था, राक्षस अचानक कमजोर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब कोई राजसी रूप नहीं रहा। ये सही है, काला ड्रैगन अब राघव मेहरा से लड़ने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे अपनी ड्रैगन शक्ति जारी की और हरे सांप को धमकी दी। अजगर की ताकत को महसूस करके हरा सांप डर से कांप उठा। अभी अभी जो प्रतिष्ठा मिली थी वह एक क्षण में ही लुप्त हो गई। यह एक सांप है और ड्रैगन की शक्ति से और भी अधिक डरता है। काले अजगर की बातें सुनने के बाद उसने राघव मेहरा की ओर देखा, जमीन पर रेंगा और 2 बार फुफकारा, मानो अपनी वफादारी दिखा रहा हो। राघव मेहरा ये दृश्य देखकर काफी देर तक स्तब्ध रह गए। क्या मैंने कोई दृश्य बग ट्रिगर कर दिया? राघव मेहरा ने लाल भेड़ियों को देखा और पाया कि वे उतने डरे हुए नहीं थे जितने कि वे शुरू में थे, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसा ही होना चाहिए। राघव मेहरा ने विशेषज्ञ होने का नाटक जारी रखा और हरे सांप और लाल भेड़िए से सांप के घोंसले तक का रास्ता दिखाने को कहा। हरा सांप भी बहुत बुद्धिमान था और उसने सिर हिलाया। ठीक इसी तरह राघव मेहरा के अधीन एक और शक्तिशाली जनरल था। ये हरा सांप आत्मा विच्छेदन क्षेत्र के मध्य चरण में है और पहले से ही राक्षस पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर खड़ा है।
राघव मेहरा शरद ऋतु की हवा की तरह था जो गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जा रहा था और अधिक से अधिक राक्षसों को मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में आगे पीछे उड़ा रहा था, बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। धीरे धीरे उसके पीछे आने वाले राक्षसों की संख्या कई हजार तक पहुंच गई। वह दृश्य अत्यंत भयावह था। यह एक भयंकर ज्वार की तरह है। जब वह उस क्षेत्र में सफाई कर रहा था तो अचानक पर्वत श्रृंखला के बाहर लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। उन्होंने एक समान नीले कपड़े पहने थे। उसके शरीर पर पहने कपड़ों पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, पशु भवन। पशु भवन महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। समग्र शक्ति त्यानजुन टॉवर जैसी शीर्ष शक्तियों की तुलना में केवल थोड़ी कमजोर है, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सब लोग तितर बितर हो जाओ और राक्षसों को ढूंढो। इस बार कम से कम 100 राक्षसों को ढूंढने की कोशिश करो, वरना काम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। विकर्षण आत्मा के शिखर साधना स्तर वाला एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और ऊंची आवाज में बोला। ये सुनकर बाकी लोगों ने सिर हिलाया और अंततः तितर बितर हो गए। और ये सभी लोग शरीर से बाहर की अवस्था में हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक किसी ने एक दिशा की ओर इशारा किया और चिल्लाया, वहां क्या हो रहा है? सभी लोग चौंक गए और उधर देखने लगे। मैंने वहां पेड़ों के एक बड़े समूह को हिलते हुए देखा। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि वहां बहुत सारे विशालकाय राक्षस थे, जिनमें से कुछ तो पेड़ों से भी ऊंचे थे। ये बहुत ज्यादा है, और यह सबसे बड़ा राक्षस था जो वे देख सके। उन्हें पूरा यकीन था कि पेड़ों के नीचे निश्चित रूप से कई अदृश्य राक्षस मौजूद थे। यह कोई भयंकर ज्वार नहीं हो सकता, एक व्यक्ति ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा। उन्होंने पहले भी भयंकर ज्वार देखा था। महायान चरण के चरम पर एक राक्षस जानवर के कारण, जिसके पुत्र को मनुष्यों ने मार डाला था, पशु ज्वार का निर्माण हुआ। उस समय अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए। अंत में महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली पुरुषों ने एकजुट होकर इस भयंकर लहर को शांत किया। अब उस क्षेत्र में अशांति देखकर वे सभी बहुत डर गए। भले ही इस पर्वत श्रृंखला में सबसे मजबूत राक्षस आत्मा विच्छेदन चरण में है, फिर भी इस राक्षस पर्वत श्रृंखला में कई राक्षस हैं। यदि वे सभी शाही शहर की ओर भागते हैं तो मुझे डर है कि आधे अगरबत्ती के समय में शाही शहर एक मृत शहर बन जाएगा। इस समय नेतृत्व करने वाले बूढ़े व्यक्ति की भी भौहें तन गईं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह कोई भयंकर ज्वार है या नहीं। उसने जल्दी से ध्वनि संचारण वाली जेड पर्ची निकाली और शाही शहर के मंदिर के स्वामी को संदेश भेजा। शाही शहर के अंदर पशु भवन का मालिक फिलहाल एक रेस्तरां में है। वह पहले से ही जानता था कि अल्केमिस्ट गिल्ड और कई अन्य प्रमुख ताकतें जिंदल परिवार के साथ क्या कर रही थीं। वह इससे हैरान रह गया। चूंकि ये शीर्ष यूनियन सुपर संस्थाएं हैं, तो फिर वे एक महत्वहीन परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? इस उद्देश्य के लिए उन्होंने संजय शर्मा को आमंत्रित किया। बहाना ये था कि हमने एक दूसरे को काफी समय से नहीं देखा था और मिलना चाहते थे, लेकिन वास्तव में वह बस उस मामले के बारे में जानने का अवसर लेना चाहता था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। संजय शर्मा सबसे पहले पहुंचे तथा अन्य लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। पशु भवन के स्वामी संजय शर्मा से कुछ देर तक बातचीत करते रहे। जैसे ही वे कोई सूक्ष्म सुझाव देने वाले थे, उन्हें अचानक पता चला कि जिस पादरी को उन्होंने भेजा था, उसने उन्हें एक संदेश भेजा है और इसे लगातार कई बार पोस्ट किया गया। वह केवल सुन सकता था, लेकिन अच्छा होता अगर उसने यह बात न सुनी होती। ये सुनकर वह अचानक उठ खड़ा हुआ। संजय शर्मा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, भाई झांग, आप क्या कर रहे हैं? पशु भवन के स्वामी ने शीघ्रता से पशु ज्वार की कहानी सुना दी। ये सुनकर संजय शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। राजपरिवार को तुरंत सूचित करें। यह एक भयंकर ज्वार निकला। यदि यह घटना शाही शहर में घटित होती तो अनगिनत लोग हताहत होते। इस तरह ये बात शाही शहर के कई शक्तिशाली लोगों में फैलने लगी। पशु भवन के प्रमुख और संजय शर्मा, जो शाही शहर में कारोबार करने वाले संघ के अध्यक्ष थे, भारी चिंता के साथ मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ चले। उन्हें इस भीषण ज्वार की विशिष्ट स्थिति को देखने की जरूरत है। यदि मामला बहुत गंभीर हुआ तो उन्हें यूनियन को शीघ्र ही स्थानांतरित करना होगा।
अन्यथा नुकसान भारी होगा। मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला के ऊपर, वहाँ अधिकाधिक लोग हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनकी साधना का स्तर व्याकुलता के स्तर से ऊपर है। इनमें समलन क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि विलय क्षेत्र तक पहुंचना भी कठिन है। अगर जानवरों का ज्वार आ जाए तो ये बेकार हो जाएगा, भले ही उनकी साधना राक्षसों से ज्यादा मजबूत हो। अंत में तुम मर जाओगे। संजय शर्मा जैसे शीर्ष यूनियन अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। भीड़ में एक आदमी था जो लगभग 50 साल का लग रहा था। उसने सुनहरा लबादा पहना हुआ था और दाढ़ी रखी हुई थी, जिससे लोगों को बहुत ही दबंग सा एहसास हो रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झानवु साम्राज्य का राजा है। झानवु साम्राज्य के राजा के प्रकट होने के बाद वह संजय शर्मा और अन्य लोगों के पास गए और विनम्रता से कहा, सभी लोग, क्या आप सब यहाँ हैं? संजय शर्मा ने राजा महेंद्र वर्मा की ओर देखा और उनका अभिवादन किया। हालांकि उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे सब पास ही स्थित पहाड़ों की ओर देखने लगे। बीस्ट टैमिंग स्टूडियो का प्रबंधक, जो इतने समय से यहीं था, बीस्ट टैमिंग स्टूडियो के मास्टर के पास आया और बताया, मास्टर, वे राक्षस बहुत अजीब हैं। वे कभी पहाड़ों से बाहर नहीं निकले और केवल उनके भीतर आगे पीछे तैरते रहे हैं। ये सुनकर संजय शर्मा और अन्य लोग दंग रह गए, और हमने पाया है कि राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या संभवतः 10,000 है। ये सुनकर संजय शर्मा और अन्य लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगी। 10,000 राक्षस! तो क्या इस राक्षस पर्वत श्रृंखला के सभी राक्षस एक साथ इकट्ठा नहीं हो गए होंगे? क्या चल रहा है? क्या आपने इसकी जांच के लिए किसी को भेजा है? राजा महेंद्र वर्मा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यदि यह राक्षसी ज्वार शाही शहर में चला गया तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। पशु भवन के उपयाजक ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उनकी हिम्मत कैसे हुई इतने करीब आने की? यदि राक्षस तुम्हें देख लेगा तो तुम मर जाओगे। मुझे डर है कि इससे ये राक्षस दंगा भड़का देंगे। राजा महेंद्र वर्मा ने पूछताछ पूरी करने के बाद पशु भवन के स्वामी की ओर देखा और जल्दी से झुककर कहा, भाई झांग, हम निश्चित रूप से वहां जाकर इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन आपके अधीन राक्षस जानवर इसकी जांच करने के लिए जासूस के रूप में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? राजा महेंद्र वर्मा को पता था कि पशु भवन के मालिक के पास खजाना है। उस खजाने में राक्षस और जानवर रह सकते हैं, और बीस्ट टैमिंग स्टूडियो के मालिक को अब इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। तो फिर उसका पालतू जानवर भी वहां होना चाहिए। पशु भवन के स्वामी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूं कि यहाँ क्या हुआ। बोलते हुए उसने अंगूठी से एक आंख जितनी बड़ी गोल गेंद निकाली। ये गोल मन का पूरी तरह से हरा है, जेडाइट की तरह। उन्होंने इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। अगले ही क्षण गोल मनके से अचानक प्रकाश की एक किरण निकली। उनके सामने अचानक एक नीले बालों वाला शेर प्रकट हुआ। ये शेर लोगों को एक मजबूत एहसास देता है। खड़े होने पर वह अत्यंत राजसी दिखते हैं और उनकी राजसी आभा अत्यंत स्पष्ट होती है। इसकी साधना आभा आत्मा विच्छेदन क्षेत्र के शिखर पर है। जाओ और देखो कि वहां क्या हो रहा है, पशु भवन के स्वामी ने कहा। नीले बालों वाले शेर ने सिर हिलाया, फिर नीचे कूद गया, जंगल में गिर गया और उस तरफ भाग गया। ये वास्तव में उड़ सकता है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो यह अत्यधिक खुला रहेगा। पहाड़ों के बीच में राघव मेहरा ने इस समय अपने चारों ओर मौजूद राक्षसों को देखा और उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। यद्यपि वहां बहुत सारे राक्षस थे, फिर भी वह डर नहीं रहा था, क्योंकि ये राक्षस उसके प्रति अत्यंत आदरपूर्ण थे। और उसके चारों ओर कुछ बहुत ही विशाल राक्षस थे। राघव मेहरा उनके स्वाद से प्रभावित तो नहीं हुआ, पर ठीक था। उसने इस बार इतने स्पिरिट स्टोन कमाए थे कि वह बर्दाश्त कर सकता था। उन्होंने मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला की यात्रा की और कई राक्षसों की मांदों का पता लगाया। कुछ राक्षस मांदों में भंडारण रिंग होती हैं, जबकि अन्य में नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर फसल अभी भी काफ़ी अच्छी है। अब उनके हाथों में 2000 से अधिक स्टोरेज रिंग हैं। वहां पहले से ही 500,000 से अधिक आत्मा पत्थर हैं। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि वह जोर से हंसना चाहता था।
यदि वह अपनी श्रेष्ठ छवि को बनाए नहीं रखना चाहता होता तो वह जोर से हंसता। राघव मेहरा ने एक अन्य राक्षस की मांद का दौरा किया, लेकिन अंदर कोई भंडारण रिंग नहीं थी। ठीक है, मेरी खरीदारी लगभग पूरी हो गई है और मैंने पर्याप्त पैसा कमा लिया है। राघव मेहरा ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि इसे समाप्त करने का समय आ गया है। वैसे भी ये आत्मा पत्थर उसके लिए मार्शल आर्ट की किताब खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा यदि वह स्टोरेज रिंग बेचता है तो उसे 40,000 से 50,000 स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं। ये सोचकर राघव मेहरा ने राक्षसों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। राघव मेहरा को इस तरह देखकर काले ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन शक्ति को वापस लेना शुरू कर दिया। राक्षसों का समूह बहुत खुश था जब उन्हें पता चला कि वे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। राघव मेहरा को यह एहसास नहीं था कि राक्षसों के समूह के बीच एक नीले बालों वाला शेर भी था जो उसे बेवकूफ़ी भरी निगाहों से देख रहा था। हालांकि काले अजगर ने नीले बालों वाले शेर को खोज लिया और उसकी ओर देखा। नीले बालों वाले शेर ने काले अजगर की निगाह महसूस की और अचानक उसके बाल फट गए, जिससे वह इतना डर गया कि वह पूरी गति से उस दिशा में भाग गया जहां से वह आ रहा था। बहुत दूर संजय शर्मा और अन्य लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन इस समय उन्होंने पाया कि दूरी पर मौजूद राक्षस तितर बितर हो गए थे। क्या हुआ? संजय शर्मा और अन्य लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। राजा महेंद्र वर्मा ने पशु प्रशिक्षण गुरु की ओर देखा और कहा, क्या ये हो सकता है कि भाई झांक के राक्षस ने पशु प्रशिक्षण को तितर बितर कर दिया हो? ये सुनकर पशु भवन का स्वामी थोड़ा अभिभूत हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे राक्षस में ये क्षमता नहीं है। कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि उसका पालतू जानवर वापस आ गया है, लेकिन जब उसने अपने पालतू जानवर को इतनी तेजी से भागते देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, तो वह हक्का बक्का रह गया। नीले बालों वाले शेर को फिर से प्रकट होते देख लोगों के समूह की आंखें चमक उठीं। वे सभी जानने को उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या था। अब वहां ऐसा कोई भयावह दृश्य नहीं है। सब लोग शांत हो गए। नीले बालों वाला शेर जब वापस आया तो उसने अपनी प्रारंभिक भव्यता पूरी तरह खो दी थी। जब वह वहां खड़ा था तो उसके चेहरे पर बहुत ही आश्चर्य था और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। पशु भवन का स्वामी काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर जल्दी से पूछा कि क्या हुआ। नीले बालों वाले शेर को कुछ बार दहाड़ने में कुछ समय लगा। पशु भवन का स्वामी स्पष्टतः पशुओं की भाषा जानता है, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह अचानक अचंभित रह गया। नीले बालों वाला शेर रुक गया और आसपास का वातावरण शांत हो गया। सभी लोग बीस्ट टैमिंग स्टूडियो के मालिक की ओर देखने लगे। उसका रूप देखकर राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोग अप्रसन्न दिखे। कुछ भी गंभीर नहीं होगा। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद पशु भवन के स्वामी ने भी राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों की ओर देखा। निगलने के बाद उसने जो सुना वह बताया। लोगों का एक समूह ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बातचीत जल्दी ही समाप्त हो गई और आसपास का वातावरण फिर से शांत हो गया। वहां पूर्ण शांति थी। 20 वर्ष की आयु का एक आदमी। क्या कोई भयानक राक्षस आपका पीछा कर रहा है? वह 10,000 से अधिक राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करता है। गुरगल। हवा अत्यंत शांत थी। जैसे ही वे चौंके, नीले बालों वाला शेर अचानक अपने फर को ऊपर उठाकर खड़ा हो गया और जल्दी से बीस्ट टैमिंग स्टूडियो के मालिक के पीछे छिप गया। राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति कुछ ही दूरी पर उड़ रहा है और उन्होंने तुरंत अपनी दृष्टि उधर घुमाई। उन्होंने देखा कि एक आदमी और एक कुत्ता उनकी ओर उड़ रहे थे। संजय शर्मा ने उधर देखा और दूर से ही उस आदमी को स्पष्ट रूप से देख पाए। इस क्षण वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर राहत का भाव प्रकट हुआ। वह व्यक्ति तो वरिष्ठ निकला। दूर से राघव मेहरा ने अपने सामने लोगों के एक समूह को देखा। उसने उड़ना बंद कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षस यहाँ की विशाल उपस्थिति के कारण आकर्षित होते हैं? राघव मेहरा को अचानक समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें लगा कि शायद वे नहीं जानते कि वह इस बड़े पैमाने पर भटकने वाले राक्षस के पीछे का मास्टरमाइंड था। वह बस ये दिखावा कर सकता था कि वह मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण ले रहा था और उसे स्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी।
सोचकर उसने सामान्य दिखने की पूरी कोशिश की और आगे की ओर उड़ता रहा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उसे भीड़ में एक परिचित व्यक्ति मिला। यह अल्केमिस्ट्स यूनियन के अध्यक्ष संजय शर्मा थे। राघव मेहरा ने पाया कि यहाँ हर कोई बेहद परिपक्व और स्थिर दिख रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत कम नहीं है। ये सचमुच राक्षस द्वारा आकर्षित हुआ होगा। राघव मेहरा ने इसके बारे में सोचा, खुद को राक्षस से और अधिक भयभीत दिखाया और फिर उड़कर ऊपर आ गया। जब वह पास पहुंचे तो उन्होंने संजय शर्मा को नमस्ते कहना चाहा। अप्रत्याशित रूप से वे और भी तेजी से बोलने लगे। संजय शर्मा के नेतृत्व में उन्होंने झुककर कहा, वरिष्ठ। सिर हाथों से नीचे। संजय शर्मा की बात सुनकर अन्य लोग भी झुक गए और जयकारे लगाने लगे। राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यदि संजय शर्मा उन्हें ऐसा कहते तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार जब वह अल्केमिस्ट गिल्ड में थे तो संजय शर्मा ने उन्हें टोकन के कारण ऐसा कहा था। लेकिन दूसरों के साथ क्या हो रहा है? कोई रास्ता नहीं। क्या वे सभी अल्केमिस्ट गिल्ड से हैं? इस संभावना के बारे में सोचते हुए राघव मेहरा को लगा कि यह लगभग निश्चित है। इस वजह से वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया और दिखावा करना बंद कर दिया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? चूंकि वे उसे वरिष्ठ कहते थे इसलिए उसने सोचा कि वरिष्ठ की तरह व्यवहार करना बेहतर होगा। संजय शर्मा ने राघव मेहरा की बातें सुनी और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, उन राक्षसों के कारण हमने सोचा कि यह एक भयंकर ज्वार था, इसलिए हम जल्दी से यहाँ आ गए, लेकिन हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वरिष्ठ व्यक्ति था जो इसे नियंत्रित कर रहा था। राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं नियंत्रण में हूँ? राघव मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर कहा, मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैंने ऐसा दृश्य बनाया, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यह कोई जानवर जैसा ज्वार नहीं है। ये सुनकर संजय शर्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया। अन्य लोगों के चेहरे पर संजय शर्मा जैसी राहत नहीं थी। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सब सामने वाले व्यक्ति का काम था, उन सभी ने गहरी सांस ली। इस समय तक वे कई बार राघव मेहरा को भूल चुके थे। उनकी साधना का स्तर जिंदान का प्रथम स्तर है। वह बहुत युवा भी दिखता है। उसके बगल में एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला काला कुत्ता था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भयावह दृश्य ऐसे व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुआ होगा। यदि राघव मेहरा महायान चरण के शिखर पर एक गुरु होते तो भी वे इसे सामान्य मानते, लेकिन ये जिंदान खेती बहुत। राघव मेहरा के पास संजय शर्मा से बात करने का समय नहीं था। शांत रहने का नाटक करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ और काम है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वह शाही शहर की ओर उड़ने लगा। संजय शर्मा ने राघव मेहरा को जाते हुए देखा, उनके चेहरे पर विस्मय का भाव था। कुछ समय पहले तक इस संबंध के कारण राघव मेहरा की पहचान को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसा कैसा अस्तित्व हो सकता है? मुझे डर है कि यह केवल अमर स्तर पर है या उससे भी अधिक मजबूत है। और अभी जब उसने ये शानदार दृश्य देखा, हजारों जानवरों का दृश्य, तो पहले तो वह भयभीत हो गया। जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह सब राघव मेहरा के कारण हुआ था, तब मुझे तुरंत राहत महसूस हुई। ये बात राघव मेहरा के बारे में उनके अनुमान से पूरी तरह मेल खाती थी। ये स्वाभाविक ही है कि ऐसा प्राणी ऐसा दृश्य निर्मित करेगा। राघव मेहरा को विदा करने वाले सिर्फ संजय शर्मा ही नहीं थे। यहाँ मौजूद हर कोई उन्हें विस्मय से विदा होते हुए देख रहा था। राघव मेहरा और ब्लैक ड्रैगन के जाने के बाद बाकी सब लोग संजय शर्मा की ओर देखने लगे। बेशक फॉर्मेशन मास्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष और अन्य लोगों को राघव मेहरा के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन उन्हें अभी भी संजय शर्मा से यह पुष्टि करनी है कि क्या ये व्यक्ति वही है जो हमेशा उनसे ऐसा व्यवहार करवाता है। संजय शर्मा को उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, यही व्यक्ति है। जिंदल परिवार इसी व्यक्ति की वजह से ये सब कर पा रहा है। इस फॉर्मेशन मास्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष संजय शर्मा और कई अन्य लोगों से पुष्टि मिलने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। ये वही है। पशु भवन के मालिक पहले जिंदल परिवार के बारे में पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन ये सुनकर वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या यह इस व्यक्ति के कारण है?
क्या ये व्यक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक नहीं है? इस समय बीस्ट टैमिंग स्टूडियो के मालिक ने भी अपने पालतू जानवर को देखा। मैंने पाया कि नीले बालों वाला शेर अभी भी काम रहा था। वह नज़ारा बहुत अजीब था, क्योंकि जब से उन्होंने इस पालतू जानवर को पालना शुरू किया था, तब से उन्हें ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। काले अजगर को दूर जाते देख नीले बालों वाला शेर अभी भी थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। इस समय उसने भी अपने स्वामी की ओर देखा और दहाड़ा। ये सुनकर बीस्ट टैमिंग स्टूडियो का मालिक फिर से अचंभित रह गया। क्या ड्रैगन? वह काला कुत्ता तो अजगर निकला। एक ओर जहां पशु भवन के स्वामी चौंक गए, वहीं दूसरी ओर संजय शर्मा ने राजा महेंद्र वर्मा के सवाल के जवाब में राघव मेहरा के बारे में अपने अनुमान भी एक एक करके बता दिए। ये सुनकर राजा महेंद्र वर्मा को इतना सदमा लगा कि उनका सिर सुन्न पड़ गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके राज्य में ऐसा भयानक अस्तित्व प्रकट होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि जिंदल परिवार ऐसा हो गया है। उन्हें अपने सूचना नेटवर्क के बारे में गंभीर संदेह था। पशु भवन के स्वामी भी सदमे से उभरे और संजय शर्मा तथा अन्य लोगों की ओर देखा। अंदाजा लगाओ कि अभी अभी वह काला कुत्ता क्या था। उसने गटक लिया और जोर से नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि वह अकेला व्यक्ति है जो आश्चर्यचकित है, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। वह चाहता है कि यहाँ हर कोई उसके जैसा बने। केवल इसी तरह से वह संतुलित महसूस कर सकता है। अन्य लोग उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो गए। हालांकि मुझे उस काले कुत्ते में साधना की कोई आभा महसूस नहीं हुई, लेकिन ऐसे वरिष्ठ गुरु का अनुसरण करने में सक्षम होना उससे कहीं अधिक है जितना लगता है। मुझे लगता है कि यह महायान के शिखर पर एक राक्षस जानवर है। भाई तांग ने अभी कहा कि यह वरिष्ठ संभवतः अमर है। मुझे लगता है कि यह एक परी जानवर होना चाहिए। इससे यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अनुमान लगाया। ये सुनकर पशु भवन के स्वामी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, आप सब गलत हैं। ये सुनकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। ये किस प्रकार का राक्षस है? वे और भी अधिक उत्सुक हो गए। पशु भवन के स्वामी ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, ड्रैगन। ये शब्द बोलते ही आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। इसके अलावा नीचे मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला अब मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला जैसी नहीं लगती। ये बेहद शांत है और इस समय ये किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। गुरगल, सबने निगल लिया। ड्रैगन, बहुत शानदार। तुम्हें पता है, परिलोक में ड्रैगन अत्यंत दुर्लभ हैं। वे केवल इतना जानते थे कि अमर सम्राट ने केवल एक ही को जन्म दिया था। वह वरिष्ठ नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने एक और सांस ली। क्या ये हो सकता है कि वह वरिष्ठ व्यक्ति अमर सम्राट हो? संजय शर्मा ने जानवर प्रशिक्षण मास्टर को घूरते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि वह काला कुत्ता वास्तव में एक ड्रैगन है? पशु भवन के स्वामी को भी अविश्वास हुआ, लेकिन उसने अपने बगल में खड़े नीले बालों वाले शेर की ओर देखा और अंततः सिर हिला दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, यही तो इसने कहा है, और इसके हाव भाव देखिए, ऐसा नहीं लगता कि यह झूठ बोल रहा है। सबने उस ओर देखा। नीले बालों वाला शेर अभी भी कांप रहा है, उसका फर अभी भी लहरा रहा है। संजय शर्मा और अन्य लोगों ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। राक्षसों की एक दूसरे के प्रति बहुत स्पष्ट धारणा है। इसके अलावा यह नीले बालों वाला शेर इतने उच्च स्तर का है कि यह निश्चित रूप से धारणा में कोई गलती नहीं करेगा। अगर वरिष्ठ व्यक्ति उस तरह का व्यक्ति है, तो वह सिर्फ जनरल लियू के लिए शाही शहर में नहीं आएगा, है ना? इस समय राजा महेंद्र वर्मा ने पूछा। संजय शर्मा को भी नहीं पता था, लेकिन इसका किरण जोशी से कुछ लेना देना जरूर था। जैसे ही राजा महेंद्र वर्मा कुछ सोच रहे थे, उन्होंने पाया कि उनकी ध्वनि संचरण जेड स्लिप कंपन करने लगी। जब वे अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गए तो राजकुमार आदित्य वर्मा आवाज संचरण जेड पर्ची लाना भूल गए। जैसे ही वह शाही शहर में वापस आया, उसने अपने पिता को ढूंढने की जल्दी की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह संदेश प्रेषित करने के लिए केवल जेड पर्ची ही ढूंढ सका। इस समय राक्षस पर्वत श्रृंखला में राजा महेंद्र वर्मा को पता चला कि उनका बेटा उन्हें संदेश भेज रहा है, इसलिए उन्होंने भी सुनना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छा होता अगर उसने न सुना होता। सुनने के बाद वह फिर से उलझन में पड़ गया।
एक सुपर बॉस ने उन्हें मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में बचाया। जब संजय शर्मा ने देखा कि राजा महेंद्र वर्मा जेड पर्ची पर लिखा संदेश सुनकर स्तब्ध खड़े हैं, तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। भाई यांग, क्या कुछ हुआ? संजय शर्मा की बातें सुनकर राजा महेंद्र वर्मा को होश आया और उन्होंने तुरंत उन्हें बताया कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। उन्हें 100% यकीन था कि जिस व्यक्ति के बारे में उनका बेटा बात कर रहा था, वह यही वरिष्ठ व्यक्ति था। ये सुनकर संजय शर्मा की आंखें अचानक दोगुनी चौड़ी हो गईं। फिर उन्होंने राजा महेंद्र वर्मा को प्रणाम किया और कहा, भाई यांग, मैं भविष्य में आपके समर्थन पर निर्भर रहूंगा। फॉर्मेशन मास्टर्स यूनियन के अध्यक्ष और तियानजुन टावर के मालिक ने भी ऐसा ही किया। ये सुनकर सभी ने ईर्ष्या से राजा महेंद्र वर्मा को प्रणाम किया। ये सुनकर राजा महेंद्र वर्मा की आंखें झपक गईं और वे थोड़ा भ्रमित हो गए। संजय शर्मा ने कहा, भाई यांग, क्या आपको नहीं पता कि जिंदल परिवार को अचानक हमारी कई प्रमुख यूनियनों से सहायता क्यों मिलने लगी? ये सब इस व्यक्ति की वजह से है जो जनरल लियू को हमारी यूनियन में लेकर आया। ये सही है, ये सब इतनी साधारण सी बात की वजह से हुआ। और मेरे भतीजे राजकुमार आदित्य वर्मा को वास्तव में इस वरिष्ठ ने बचाया था और उन्होंने उसे राक्षस पर्वत श्रृंखला से भी बाहर भेज दिया था। इस वरिष्ठ का गहरा अर्थ होना चाहिए। इसके बारे में सोचो, राज्य में वरिष्ठ की उपस्थिति, अगर इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो यह निश्चित रूप से अनुचित होगा। संक्षेप में, अपने वरिष्ठों के सहयोग से अपनी सफलता की प्रतीक्षा करें। जैसे ही राजा महेंद्र वर्मा ने संजय शर्मा का स्पष्टीकरण सुना, उनकी आंखें और अधिक चमकने लगीं। क्या ये सच में है? तो फिर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे राज्य के पास एक साम्राज्य बनने का मौका है? अरे बाप रे! राजा महेंद्र वर्मा बहुत प्रसन्न हुए। राघव मेहरा शीघ्र ही शाही शहर लौट आए। वह तुरंत खजाना हॉल में चला गया। उसका दिल अब इतना खुश था मानो वह झरने के पानी में तैर रहा हो। ये पहली बार था जब उसके पास इतनी बड़ी रकम थी। 5 लाख आत्मा पत्थर, इसके बारे में सोचना डरावना है। राघव मेहरा ने हिसाब लगाया था कि वह सबसे पहले उच्च कोटि की जुबान ग्रेड मार्शल आर्ट की किताब खरीदेगा। तो फिर आइए देखें कि जुबावतान के पास क्या अच्छे शारीरिक कौशल हैं। आप इन्हें एक साथ भी खरीद सकते हैं। बेशक, अब वह सबसे ज़्यादा ये देखना चाहता था कि टोकन का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। यदि इसका उपयोग किया जा सके तो ये बहुत सारे स्पिरिट स्टोन को बचा सकता है। उसे मार्शल आर्ट कौशल प्राप्त करने के लिए केवल 5000 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी, जिसकी लागत 50,000 स्पिरिट स्टोन थी। उसके लिए, जो लाखों करोड़ों स्पिरिट स्टोनों वाला एक धनी व्यक्ति था, यह मच्छर के पैर के समान था। राघव मेहरा जल्द ही जुबाव हॉल के गेट पर आ पहुंचे। लेकिन ये जगह लोगों से भरी हुई है। ये बहुत जीवंत है। क्या कुछ हुआ है? राघव मेहरा ने ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बीच में घुसने का निर्णय लिया। ये देखकर कि काले कुत्ते को अंदर घुसने में कठिनाई हो रही है, उसने उसे बाहर ही प्रतीक्षा करने दिया। काला अजगर तो कब से अकेले घूमना चाहता था। अब राघव मेहरा को भीड़ में घुसता देख उसकी नज़रें तेजी से आसपास के माहौल पर टिक गईं। अंततः उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी। अरे नहीं, छोटी बहन, तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें सर्दी लग जाएगी? अंकल लॉन्ग तुम्हें गर्म रखने के लिए यहाँ हैं। काला अजगर एक झटके में वहाँ भाग गया। राघव मेहरा भीड़ में घुस गए और उन्होंने पाया कि उनके सामने ही एक अच्छा शो चल रहा था। मैंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा पीटने के कारण काला और नीला पड़ गया था। उसे 2 हटे कट्टे अधेड़ उम्र के लोगों द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा था और यहाँ तक कि उसे बहुत ही बेरहमी से जमीन पर फेंक दिया गया था। उनमें से एक हटे कट्टे अधेड़ आदमी ने तो ठंडे स्वर में कहा, मूर्ख, नकली टोकन इस्तेमाल करके मेरा रूप धारण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम सब कुछ मुफ्त में पाना चाहते हो? हमारे डिप्टी हॉल मास्टर ने कहा है, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हारी पिटाई करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जमीन पर पड़े अत्यंत शर्मिंदा अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर एक बैंगनी टोकन फेंका और थूक दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उतरते ही अपनी चूहे जैसी आंखों से चारों ओर देखा, नकली टोकन उठाया और मुंह मोड़ लिया। राघव मेहरा ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए।
धत्तेरी की, वह टोकन उसके हाथ में मौजूद टोकन से इतना मिलता जुलता क्यों दिखता है? अंतर केवल इतना है कि इसमें सोना कम है। राघव मेहरा कुछ देर वहीं खड़ा रहा और अचानक उसे इस टोकन के उद्देश्य पर संदेह होने लगा। इसे बाहर न निकालने के बारे में क्या ख्याल है? यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो उसके मन में ऐसा विचार नहीं आता। अभी अभी उसने 2 हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमियों को देखा और थोड़ा डर गया। उसे लगा कि देवेंद्र मुर्मू उससे झूठ नहीं बोलेगा, पर उसे डर था कि देवेंद्र मुर्मू किसी और के बहकावे में आ जाएगा। अगर यह टोकन भी नकली निकला तो शायद उसका हश्र अभी वाले से भी बुरा होगा। राघव मेहरा ने निगल लिया और ट्रेजर हॉल के अंदर देखा। हम इस बार ऐसा नहीं करते। अगली बार किरण जोशी को लेकर आना या संजय शर्मा को यहाँ आने को कहना और फिर टोकन निकालने की कोशिश करना। एक बैकस्टेज है, भले ही टोकन नकली हो, जुबाउटांग उन्हें चेहरा देगा। ये सिर्फ 50,000 स्पिरिट स्टोन्स थे, जो ऐसी चीज नहीं थी जो वह नहीं बना सकता था। आखिरकार उसके पास 500,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स थे। ये सोचते हुए राघव मेहरा ने ट्रेजर हॉल में कदम रखना शुरू कर दिया। इस समय दरवाजे के बाहर अभी भी बहुत से लोग थे। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि यह शो काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने ट्रेजर हॉल में जाकर देखने का फैसला किया। राघव मेहरा भी जुबाओ हॉल में लोगों के प्रवाह के साथ साथ चले, लेकिन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह अभी अंदर आया ही था कि वह उपयाजक जिसने पिछली बार उसका स्वागत किया था, प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें अनंत प्रकाश से चमक उठी, मानो उसने कोई नग्न सुंदरी देख ली हो। वह तेजी से दौड़कर राघव मेहरा के सामने आ गया। वरिष्ठ, आप यहाँ हैं, उन्होंने बहुत सहजता से सीनियर पुकारा। राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह इस डीकन से पहले 2 बार मिल चुका था और पिछली बार उसने उसे अंगूठी बेची थी। हालांकि पिछली 2 बार डीकन ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था और उसे वरिष्ठ भी नहीं कहा था, अतः इसका दृश्य बग से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जानते हुए भी राघव मेहरा ने फिर भी सिर हिला दिया। उनके शब्दों में, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे सीनियर कहेंगे तो मैं मान लूंगा, वैसे भी इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये सुनने के बाद उपयाजक और अधिक आश्वस्त हो गया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। वह यहाँ केवल एक ही उद्देश्य से प्रतीक्षा कर रहा था, बस राघव मेहरा के आने तक प्रतीक्षा करें और फिर पिछली बार जो हुआ उसके लिए माफी मांगें। टकराना। वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उन्होंने राघव मेहरा को 3 बार प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर राघव मेहरा दंग रह गए। क्या हुआ? ये दृश्य लोगों के एक समूह के सामने ही घटित हुआ। जो लोग इस उत्साह को देखने के लिए अंदर आना चाहते थे, वे इस दृश्य को देखकर वहीं रुक गए। उसकी अभिव्यक्ति भी दिलचस्प होने लगी। शाही शहर में बहुत से लोग इस उपयाजक को जानते थे। जब मैंने अभी इस डीकन को देखा तो मैं सोच रहा था कि क्या इस आदमी ने नकली टोकन के साथ डीकन को धोखा दिया था और अंततः डीकन द्वारा उसका पर्दाफाश कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक युवक को देखकर डीकन तेजी से दौड़कर आएगा। मुझे वरिष्ठ कहो। और थोड़ी देर बाद डीकन अचानक उस युवक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें डंडे से मारा गया हो। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। राघव मेहरा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से उनकी मदद करने के लिए गए और बोले, डीकन, आपको क्या हुआ है? लेकिन डीकन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उठने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ, मैं कुछ समय पहले ही गलत था। मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए था। कृपया मुझे सजा दीजिए। उस पादरी का नाम आनंद गुप्ता था और उसकी उम्र 40-50 के आसपास थी। अगर वह लोगों के सामने भी ऐसा व्यवहार करता तो उसकी बदनामी हो ही जाती। ये सुनकर राघव मेहरा और भी उलझन में पड़ गया। तुमने क्या गलत किया? और फिर आप किस बात के लालची हैं? मैं इतना उलझन में क्यों हूँ? अचानक राघव मेहरा को अभी अभी स्टोरेज रिंग का ख्याल आया। क्या आप स्टोरेज रिंग की बात कर रहे हैं? राघव मेहरा ने संकोच से पूछा। आनंद गुप्ता ने सिर हिलाया और साथ ही अपने दिल में महसूस किया कि हॉल मास्टर ने जो कहा वह वास्तव में सही था। यह मालिक सब कुछ जानता है।
जब राघव मेहरा ने आनंद गुप्ता को सिर हिलाते देखा तो उन्हें एक संभावना सूझी। क्या ऐसा हो सकता है कि डीकन को अंगूठी खरीदने का पछतावा हो और वह उसे वापस करना चाहता हो? लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक वरिष्ठ शब्द का सवाल है, इसमें क्या समस्या है? यदि उसे अल्केमिस्ट गिल्ड में ऐसा व्यवहार मिलता तो वह इसमें कुछ भी गलत नहीं सोचता। आखिरकार उसने अल्केमिस्ट्स यूनियन के अध्यक्ष को बचाया था, लेकिन यहाँ उन्होंने केवल अपने दृश्य बग के बारे में सोचा। हालांकि इस डीकन में कोई दृश्य बग नहीं होना चाहिए। राघव मेहरा चाहते थे कि वह पहले उठें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे और यह अच्छा नहीं लगेगा। अरे, लेकिन जब उसने ये सोचा तो राघव मेहरा की आंखें अचानक चमक उठीं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या यही वह नहीं चाहता है? उनका मिशन अधिक से अधिक लोगों को अपने अस्तित्व के बारे में बताना है। ये सोचकर राघव मेहरा ने अपनी लार नीली, गला गीला किया और बोला, मैं आरव एक उदार और उदार व्यक्ति हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों की परवाह करूँगा? उठो, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। राघव मेहरा ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह सचमुच बहुत मजबूत हो, और वह बहुत गंभीर होने का नाटक कर रहा था। आखिरकार कुछ समय पहले तक तो उन्होंने खुद को विशेषज्ञ बताया था और अब उनके पास कुछ अनुभव भी है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जो लोग ये दृश्य देख रहे थे और अभी भी भ्रमित थे, उन्होंने 3 शब्द आरव सुने। आरव, क्या ये तियानजुन टॉवर के मुख्य मालिक का नाम नहीं है? क्या ये हो सकता है? लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचा, वे फिर से अवाक रह गए। आरव एक बूढ़ा आदमी है और यह असंभव है कि उसकी साधना का स्तर केवल जिंदन स्तर पर हो। तो यह व्यक्ति कौन है? वे नहीं जानते थे कि राघव मेहरा कौन है, लेकिन इस समय उन्हें राघव मेहरा का रूप और उसका नाम याद आ चुका था। राघव मेहरा की बातें सुनकर आनंद गुप्ता की आंखें चमक उठीं। सीनियर, क्या आपका मतलब है कि अब आप क्रोधित नहीं हैं? शुक्रिया सीनियर, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, आनंद गुप्ता ने कसम खाई। राघव मेहरा ने सिर हिलाया, फिर उसे उठने का इशारा किया। लेकिन इस समय अचानक एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। लॉबी में एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। वह आदमी जरी के कपड़े पहने हुए था और उसका पेट भी बड़ा था। वह बहुत अमीर दिख रहा था। आनंद गुप्ता, आप बहुत होनहार हैं। काफी समय से न मिलने के बाद आप क्यों झुके हुए हैं? आवाज सुनकर आनंद गुप्ता ने उधर देखा। जब उसने देखा कि वह डिप्टी हॉल मास्टर है, तो उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। डिप्टी हॉल मास्टर के उसके साथ कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे थे, बल्कि वह उसे परेशान भी करता रहा था। अब वह इस बात पर जरूर बखेड़ा खड़ा करेगा। जैसी कि उम्मीद थी, वह ठंडेपन से पास आया और एक भयावह मुस्कान के साथ बोला, तुम सचमुच बहुत अच्छे से घुटने टेकते हो। तुम अक्सर ऐसे ही घुटने टेकते हो, है ना? आनंद गुप्ता पर व्यंग्य कसने के बाद डिप्टी हॉल मास्टर ने राघव मेहरा की ओर भी देखा। जब उन्हें पता चला कि राघव मेहरा की हालत ठीक नहीं है तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गए। क्या आनंद गुप्ता बेवकूफ़ है? वो एक ऐसे बच्चे के आगे घुटने क्यों टेकेगा जो अभी जिंदन के पहले लेवल पर ही है? क्या ये व्यक्ति कोई बहुत शक्तिशाली पहचान वाला व्यक्ति हो सकता है? हालांकि ये तो बस एक राज्य है। यहाँ के लोगों की पहचान कितनी शक्तिशाली हो सकती है? हालांकि सुरक्षा कारणों से उन्होंने राघव मेहरा को शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने बस आनंद गुप्ता की हरकत पकड़ ली और उन पर हंसे। आनंद गुप्ता ने अपना चेहरा पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उसे बस इस बात की परवाह है कि वह अपनी जान और भविष्य बचा सके या नहीं, क्योंकि वह हॉल मास्टर से जानता था कि अंगूठी की लालसा करने के उसके कृत्य ने सुपर बीइंग राघव मेहरा को नाराज कर दिया था। यदि यह प्राणी क्रोधित हो जाए तो उससे निपटने के लिए 10 जीवन भी पर्याप्त नहीं होंगे। वह इतना आलसी था कि उसे डिप्टी हॉल मास्टर की परवाह नहीं थी, और राघव मेहरा के संकेत पर वह भी खड़ा हो गया। वरिष्ठ, मुझे माफ़ करने के लिए शुक्रिया। क्या आप इस बार यहाँ कुछ खरीदने आए थे? अगर मेरी हैसियत में होगा तो मैं खरीद सकता हूँ। आनंद गुप्ता का मानना था कि केवल घुटने टेकने से ऐसे वरिष्ठ गुरु को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आखिरकार इस तरह के मालिक का स्वभाव बहुत अजीब हो सकता है।
अब उसे और अधिक विनम्र होने और दूसरे पक्ष को अपनी क्षमा याचना का एहसास कराने की ज़रूरत है। ये सुनकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं और वह दूसरों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस उपयाजक ने उसके साथ कैसा अन्याय किया था। अपना स्वयं का टोकन उपयोग करने का प्रयास करें। राघव मेहरा को टोकन निकालने पर पिटाई का डर नहीं था। आखिर डीकन था ही ऐसा, तो उसने अंगूठी से बैंगनी सुनहरा टोकन निकाल ही लिया। आपको इसके लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे स्पिरिट स्टोन्स की परवाह नहीं है। अगर आपके पास समय हो तो कृपया इस टोकन की प्रामाणिकता पहचानने में मेरी मदद करें। राघव मेहरा ने टोकन निकाला और आनंद गुप्ता को दे दिया। उसका मूल्यांकन बहुत अच्छा था। अगर असली होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर नकली होता तो कोई शर्मिंदगी नहीं होती। इस समय राघव मेहरा ने भी बड़े पेट वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर नजर डाली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आनंद गुप्ता ने उन्हें सीधे अनदेखा कर दिया, तो उन्होंने भी चुनिंदा रूप से उन्हें अनदेखा कर दिया। आखिरकार उसे ऐसे व्यंग्यात्मक लोग पसंद नहीं हैं। इस तरह का व्यक्ति बहुत पाखंडी होता है। आनंद गुप्ता ने राघव मेहरा से टोकन लिया और तुरंत तय कर लिया कि यह टोकन असाधारण होना चाहिए। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसे पता चला कि वह गलत था। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या ये पूरे जुबाव हॉल में एकमात्र बैंगनी सोने का टोकन नहीं है? और अफवाह ये है कि यह टोकन मुखिया के हाथ में है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्य हॉल मास्टर ने इस व्यक्ति को यह अस्तित्व दिया हो? ये सोचकर उसे यकीन हो गया, मुख्य हॉल मास्टर ने यह अस्तित्व दिया होगा। वरिष्ठ, यदि आपके पास ये टोकन है तो आप हमारे हॉल में केवल 10% छूट पर चीजें खरीद सकते हैं। आनंद गुप्ता ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ भाड़ वाली लॉबी में अचानक सन्नाटा छा गया। क्या आपकी खरीदारी पर केवल 90% छूट? हर कोई दंग रह गया। ये सुनकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। ये सच प्रतीत होता है। ये सुनकर केवल डिप्टी हॉल मास्टर ही भौंचक्का रह गया। उन्होंने ही अभी अभी उस नकली व्यक्ति का पर्दाफाश किया था। इस समय जब राघव मेहरा ने टोकन निकाला और आनंद गुप्ता ने बस एक नज़र डाली और कहा कि टोकन असली है, तो उन्होंने तुरंत एहसास का भाव दिखाया। बिल्कुल, क्या ये हो सकता है कि अभी अभी जिस बेवकूफ़ को आनंद गुप्ता ने बुलाया था वह वही हो? यह आदमी जानता था कि हॉल मास्टर यहाँ नहीं है, और जब मैंने पिछले व्यक्ति की बेरहमी से पोल खोली तो इसने कोई और ही चाल चली। वह सबके सामने इस बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया, जिससे मुझे लगा कि इस बच्चे की पहचान आसान नहीं है। मैंने पहले की तरह इस व्यक्ति के टोकन को नकली साबित करने की हिम्मत नहीं की। और अब जैसे ही इस आदमी ने टोकन निकाला, उसने बस उसे चेक किया और हॉल मास्टर से इसकी पुष्टि करने के लिए भी नहीं कहा। यह स्पष्ट है कि वह दोषी है। ऐसा लगता है कि यह आदमी नौकरी छोड़कर जाने से पहले खूब पैसा कमाना चाहता है और फिर बच निकलना चाहता है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर घृणा का भाव उभर आया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो बच्चे। ये छोटी सी तरकीब मेरे सामने कैसे काम करेगी? ये सोचकर वह गुस्से से चिल्लाया, 10% छूट वापस करो। आनंद गुप्ता, मेरे यहाँ रहते हुए क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साजिश कामयाब हो जाएगी? ये कहते हुए उसने टोकन छीन लिया। बिना देखे ही उसने उसे जमीन पर पटक दिया। एक धमाके के साथ जमीन में एक छोटा सा छेद हो गया। राघव मेहरा ने अधेड़ उम्र के आदमी को ऐसे देखा, फिर जमीन पर पड़े टोकन को देखा और पलकें झपकाईं। वह फिर उलझन में पड़ गया। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये टोकन नकली है। आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा और उनके चेहरे पर फिर से आश्चर्य के भाव उभर आए। आनंद गुप्ता ने कभी नहीं सोचा था कि उपनिदेशक ऐसे होंगे, और वे तुरंत चिंतित हो गए। तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी के बदले में बदलने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि यह प्राणी कौन है? तुमने टोकन भी छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। आनंद गुप्ता के चेहरे पर माफी के भाव थे। उन्होंने राघव मेहरा की तरफ देखा और बार बार सिर झुकाकर कहा, वरिष्ठ महोदय, मुझे बहुत अफसोस है, वो ऐसे ही हैं। ये कहते हुए वह जल्दी से टोकन उठाने के लिए नीचे झुके, फिर अपना सिर नीचे किया और उसे राघव मेहरा को सौंप दिया।
अब वह केवल अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। उन्हें डर था कि उपनिदेशक की हरकतें उनके लिए मुसीबत बन जाएंगी। आखिरकार कुछ समय पहले ही राघव मेहरा ने उसे माफ किया था। राघव मेहरा ये पता नहीं लगा सका कि टोकन असली था या नकली, नहीं वह इस बड़े पेट वाले अधेड़ व्यक्ति की पहचान जानता था। लेकिन उन्हें आनंद गुप्ता का मजाक उड़ाते हुए और आनंद गुप्ता को एक शब्द भी न बोलते हुए देखकर मुझे लगता है कि जुबावतांग में उनकी स्थिति सरल नहीं है। राघव मेहरा ने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि चाहे टोकन असली हो या नकली, उसे वहीं रख दिया जाएगा। वैसे भी अब वह आत्मा पत्थरों के बिना नहीं है। बस उस मार्शल आर्ट को खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग करें। हालांकि जैसे ही वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, उसने पाया कि तोंद वाले अधेड़ व्यक्ति ने फिर से टोकन छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। ये दृश्य देखकर राघव मेहरा की भौहें तन गईं। भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? जब आनंद गुप्ता ने राघव मेहरा को भौहें चढ़ाते देखा तो उनका दिल धड़क उठा। तुरंत ही उसने उपनिदेशक प्रकाश अग्रवाल को अपने पिता के हत्यारे की नज़र से देखा। प्रकाश अग्रवाल, क्या तुम मौत की तलाश में हो? आनंद गुप्ता गुस्से से चिल्लाया। अब वह बस प्रकाश अग्रवाल से दूरी बना सकता था। राघव मेहरा के सामने तो वह और प्रकाश अग्रवाल दुश्मन जैसे ही दिखें तो बेहतर होगा। बेशक उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह और प्रकाश अग्रवाल दुश्मन थे। प्रकाश अग्रवाल ने आनंद गुप्ता के गुस्से को देखा और हंस पड़े। आनंद गुप्ता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम ही थे जिसने अभी अभी उस बेवकूफ़ को ढूंढा था। वह एक नकली टोकन लेकर यहाँ आया था और कह रहा था कि वह हमारे हॉल से कुछ भी ले जाना चाहता है। टीएस, ये तो बहुत मज़ेदार है। और आप ये सोचकर हास्यास्पद हैं कि इस बार 10% की छूट पर्याप्त होगी। हाँ, हेडमास्टर के पास एक टोकन है जो आपको खरीदारी पर 10% की छूट देता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुझे विश्वास है कि इस बच्चे को हेडमास्टर से टोकन मिला है? प्रकाश अग्रवाल की बात सुनकर आनंद गुप्ता गुस्से से हंस पड़े। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मेरा उस बेवकूफ़ से कुछ लेना देना है? प्रकाश अग्रवाल, कृपया अपनी कुत्ते जैसी आंखों से इस टोकन को देखो। आनंद गुप्ता को हंसी आ रही थी, लेकिन अगर वह जमीन पर पड़े टोकन को देखता तो हंसता नहीं। पहली नज़र में ये टोकन नकली नहीं लगता, और यह व्यक्ति उनसे झूठ बोलेगा। प्रकाश अग्रवाल हंसे और बोले, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो बच्चे। मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। उसे अपनी योजना बताओ, लेकिन अगर तुमने उसके साथ नाटक जारी रखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें अभी मार भी दूँ तो भी कोई तुम्हारे लिए नहीं बोलेगा। राघव मेहरा ये धमकी सुनकर सचमुच उलझन में पड़ गए। इस बटलर के साथ मेरी योजना क्या है? भाई, मेरी कोई योजना नहीं है। जब आनंद गुप्ता ने प्रकाश अग्रवाल की बातें सुनी तो वह डर के मारे पीले पड़ गए। तुम कमीने, अगर तुम मर जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे इसमें घसीट रहे हो।